हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिस कहानी में वीरता, समर्पण और बलिदान है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक राजपूत और राजपूतानी की कहानी सुनने वाले हैं। गर्मियों का मौसम था। बाड़मेर संभाग में रेत के टीले गर्मी से गर्म होकर अंगारों की तरह दहक रहे थे। लू ऐसे चल रही थी कि बाहर बैठे जीव को झुलसा दे। इस तरह नीचे धरती गर्मी से तप रही थी और ऊपर आसमान झुलस रहा था। वही खेजड़े के एक पेड़ की छाया में बैठा एक सोढ़ा राजपूत जवान बाहर की गर्मी के साथ भीतर से उठ रहे विचारों के दावा नल से दहक रहा था। पेड़ की छाया में बैठ विचारों में खोए उस सोढ़ा राजपूत जवान को पता ही नहीं चला कि कब छाया ढल गई और उसके चेहरे पर कब तपते सूरज की किरणें पड़ने लग गई। वह तो विचारों के भंवर में ऐसा खोया था कि उसके लिए तो आज चारों दिशाओं व मौसम एक जैसे ही थे। आज ही उसके होने वाले ससुर का संदेश आया था कि यदि उसकी बेटी के साथ शादी करनी है तो 2000 रुपये भेजवा दे, नहीं तो तुम्हारा रिश्ता तोड़कर तुम्हारी मंगेतर की शादी कहीं और करवा दी जाएगी। ये संदेश सुनने के बाद उस जवान सोढ़ा राजपूत का गुस्सा 7वें आसमान था। गुस्से में उसके दांत कटकटा रहे थे, चेहरा लाल था, आंखों में भी लाल डोरे साफ नजर आ रहे थे। संदेश पढ़ते ही अपने आप उसका हाथ कमर पर बंधी तलवार की मूठ पर जा ठहरा। आखिर उसके मंगेतर, जिसकी उसके माँ बाप ने आज से 10 वर्ष पहले गोद भराई की रस्म पूरी करके साथ रिश्ता किया था और बेचारे पुत्र की शादी करने के मंसूबे मन में बांधे इस दुनिया से चल बसे। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला था, फिर भी जी तो वो गरीबी में ही रहा था। इसलिए अब ससुर को देने के लिए 2000 रुपये कहाँ से लाए। बचपन से ही खेत खलिहान भी सेठ धनराज के यहाँ गिरवी पड़े हैं। अब क्या गिरवी रखे कि उसे 2000 जैसी बड़ी रकम मिल जाए। यही सब सोचते हुए उस जवान सोढ़ा राजपूत की आंखों में खून उतर आया था। उसने मन में सोच लिया था उसके जिंदा रहते उसकी मंगेतर, जिससे शादी करने के सपने वह पिछले 10 वर्षों से देख रहा था, किसी और की हो नहीं सकती। यही सोचकर वह सेठ धनराज के पास 2000 रुपये की कर्ज लेने के लिए पहुंचा। सेठ को सारी बात बताते हुए उसने कहा, सेठ काका, अब मेरी इज्जत बचाना आपके हाथों में है। सेठ बोला, इज्जत तो मैंने बहुतों की बचाई है, तेरी भी बचा दूंगा, पर यह बता दो, 1000 जितनी बड़ी रकम के लिए तेरे पास गिरवी रखने को क्या है। सेठ काका, जमीन तो जितनी थी पहले ही आपके पास गिरवी रखी है, अब मेरे पास तो सिर्फ यह तलवार बची है और आपको पता है ना कि एक राजपूत के लिए तलवार की क्या कीमत होती है, आप इसे ही गिरवी रख ले। सेठ बोला, इस तलवार का मैं क्या करूं, तू किसी और सेठ के पास जाकर कर्ज ले ले। सोढ़ा जवान सेठ की बात सुनकर अंदर तक तड़पते हुए कहने लगा, सेठ काका, मेरे पुरखों की वो जमीन जिसे पाने के लिए उन्होंने सर कटवाए थे, उसको आपने झूठ लिख लिख कर अपने पास गिरवी रख लिया। मेरे घर का एक एक बर्तन तक आपने अपनी कलम की झूठ के बल से ठग लिए, फिर भी मैंने आपको सब कुछ दिया और अब भी आप जो मांगे मुंह में देने के लिए तैयार हूँ। यह मेरे घराने की शाख का सवाल है। आपको पता है, मेरे जीते जी मेरी मंगेतर का विवाह किसी और से हो जाएगा तो मेरे लिए तो यह जीवन बेकार है। मैं तो जीवित ही मरे समान हो जाऊंगा। आपको जितना ब्याज लेना है ले लो, पर अभी आज मुझे दे दो, 2000 रुपये दे दो, उसका कर्ज दे दो। उसका कर्ज मैं ईमानदारी से चुका दूंगा, यह एक राजपूत का वादा है। सेठ ने कहा, ठीक है, यदि तू राजपूतानी का जाया है तो एक वचन दे, मैं जो लिखूंगा उस पर दस्तखत कर देगा। सोढ़ा जवान ने हाँ कहकर वचन देने की हामी भर ली। सेठ ने एक पत्र पर एक शर्त लिखी और सोढ़ा राजपूत के हाथ में यह कहते हुए थमा दी कि असल राजपूत है और हिम्मत है तो ये पत्र ले, शर्त पढ़कर दस्तखत कर दे। उस पत्र में शर्त लिखी थी, जब तक सेठ धनराज का कर्ज ब्याज सहित ना चुका दूंगा तब तक अपनी पत्नी को बहन के समान समझूंगा। पत्र में लिखी शर्त पढ़ते ही सोढ़ा की आंखों में अंगारे बरसने लगे। उसकी आंखें लाल हो गई, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए पिसते दांतों को होठों के पीछे छुपाकर दस्तखत कर दिए। सेठ से मिले कर्ज के 2000 रुपये ससुर के पास समय से पहले भिजवाकर सोढ़ा ने अपनी मंगेतर से शादी कर अपना घर बसा लिया।
आज कई वर्षों बाद उसका दिमक लगा टूटा फूटा घर लिपाई पुताई कर सजा सवरा था। ससुराल से दहेज में आया सामान भी घर में एक तरकीब से सजा था। आंगन में आज छम छम पायल की आवाज सुनाई दे रही थी तो शाम को बाजरे की रोटियों को थपथपाने के साथ चूड़ियों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सोढ़ा खाने के लिए बैठा था और उसकी सजी सवरी पत्नी अपने हाथों से उसे खाना परोस रही थी। सोढ़ा खाते हुए भी बड़ा गंभीर नजर आ रहा था तो दूसरी ओर उसकी पत्नी की आंखों में उसके लिए जो प्यार उमड़ रहा था उसे सोढ़ा साफ देख रहा था। पत्नी खाने में ए परोसू या यह कहकर बात करने की कोशिश कर रही थी। सोढ़ा भी बोलना तो चाहता था पर बोल नहीं पाता था। सोढ़ा खाना खाकर उठा। राजपुतानी ने झट से खड़े होकर पानी का लोटा लिया और सोढ़ा के हाथ धुलवाए। हाथ धोते समय घूंघट के पीछे उसका दमकता चेहरा देख सोढ़ा के हाथ कांप गए। रात पड़ी, सोने का समय हुआ। दोनों ढोलिया पर सो गए। पर यह क्या? सोढ़ा ने म्यान से तलवार निकाली और दोनों के बीच रखकर मुंह फिर सो गया। राजपुतानी सोचने लगी, शायद मेरे से किसी बात पर नाराज है या मेरे पिता द्वारा शादी से पहले 2000 रुपये लेने के कारण नाराज है। 1, 2, 3 इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज सोते समय दोनों के बीच तलवार होती। राजपुतानी को सोढ़ा का यह व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। दिन में तो बात करते सोढ़ा के मुंह से फूल बरसते, आंखों से बरसता नेह भी साफ झलकता है, पर रात होते ही वह नजर नहीं मिलाता। उसका चेहरा मुरझाया होता है, बोल होठों से बाहर ही नहीं आते। राजपुतानी ने रोज सोढ़ा का व्यवहार का बारीकी से देखा और समझा और एक दिन बोली, यदि आप मेरे पिता द्वारा रुपये मांगे जाने से नाराज है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर यदि मेरे द्वारा कोई अनजाने में गलती हुई हो तो उसके लिए बताए, मैं आपसे माफी मांग लूंगी, पर आप नाराज ना हो। सोढ़ा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, यह कोई और ही बात है जो मैं आपको चाहते हुए भी नहीं बता सकता। बताने की कोशिश भी करता हूँ तो शब्द होठों तक नहीं आते। और कहते कहते सोढ़ा ने वह सेठ द्वारा लिखा पत्र राजपुतानी को पकड़ा दिया। दिए की बाती ऊंची कर उसमें टिम टिम करते प्रकाश में राजपुतानी ने वह पत्र पढ़ना शुरू किया। उसने जैसे जैसे वह पत्र पढ़ा उसके चेहरे पर तेज बढ़ता गया। उसके बेसब्र मन से राहत की सांस ली। पत्र पढ़ने के बाद उसे अपने पति पर गर्व हुआ कि वह राजपूती धर्म निभाने वाले एक सच्चे राजपूत की पत्नी है और एक राजपुतानी के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। पूरा पत्र पढ़ राजपुतानी बेफिक्र होकर बोली, बस यही छोटी सी बात थी, मुझे तो दूसरी ही चिंता थी। वचन निभाना तो एक राजपूत और राजपुतानी के लिए बहुत ही आसान काम है। और कहते हुए राजपुतानी ने अपने सारे गहने आदि लाकर पति के आगे रख दिए और बोली, इनको बेचकर घोड़ा खरीद लाइए। कर्ज उतारना सबसे पहला धर्म है और वो सेठ बैठे नहीं चुकेगा। घर तो कृषक बैठते हैं, राजपूत तो घर बैठना वैसे भी शोभा नहीं देता। राजपूत की शोभा तो किसी राजा की सेना में ही होती है। सोढ़ा बोला, ठीक है, फिर मैं घोड़ा लेकर किसी राजा की नौकरी में चला जाता हूँ और तुझे अपने मायके छोड़ देता हूँ। राजपुतानी बोली, मैंने भी एक राजपूत के घर में जन्म लिया है, एक राजपुतानी का दूध पिया है। मुझे भी कमर पर तलवार बांधना और चलाना और घुड़सवारी करना आता है। बचपन में पिता के घर खूब घोड़े दौड़ाए हैं, इसलिए मायके क्यों जाऊं? आपके साथ चलूंगी, दोनों कमाएंगे तो कर्ज जल्दी चुकेगा। ऐसे शब्द बोलती हुई राजपुतानी के चेहरे को तेज को देख सोढ़ा तो देखता रह गया। सुबह का निकाला सूरज अब आकाश में काफी ऊंचा चढ़ चुका था। चित्तौड़ किले की तलहटी में से 1-2 किलोमीटर दूर तो बांग के जवान घोड़ा दौड़ाते हुए किले की तरफ आते नजर आ रहे थे। उनके हाथों में पकड़े भाले सूरज की किरणों से पल पल कर चमक रहे थे। दोनों की कमर में बंधी तलवारें दौड़ते घोड़ों की पीठ से रगड़ खा रही थी। उन्हें देखकर कौन कह सकता था कि इनमें से एक मर्द की पोशाक में नारी है। राजपुतानी इस वक्त मर्दाना भेष में जोश से भरा एक जवान लग रही थी। हाथों में भाला पकड़े उसने अपनी कोयल से मधुर आवाज को भी मर्दों की तरह भाली कर लिया था। घूंघट में रहने वाला चेहरा आज सूरज की रोशनी में दमक रहा था। बड़ी बड़ी आंखों ने लाल लाल डोरे ऐसे नजर आ रहे थे जैसे देश प्रेम का मतलावा कोई बांका जवान दुश्मन की सेना पर आक्रमण के लिए चढ़ा हो। घोड़ों को दौड़ाते हुए थोड़ी ही देर में वे किले की तलहटी में जा पहुंचे। उधर उनका
किले के मुख्य दरवाजे की ओर जाना हुआ। उधर से किले से राणा का अपने दल बल सहित शिकार के लिए निकलना हुआ। दो बांके जवान को देखते ही राणा की नजरें दोनों पर एक टक अटक गई। पास बुलाकर पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? राणा को जवाब मिला, राजपूत है। कौन से? सोढ़ा, और आपकी सेवा में चाकरी करने आए हैं। ठीक है, शिकार में ही साथ हो जाओ, राणा ने उनकी सेवा स्वीकारते हुए कहा। दोनों राणा के साथ हो गए। जंगल में शिकार शुरू हुआ। एक सुअर पर शिकारी दल ने तीरों से भालों से हमला किया, पर सुअर भाग खड़ा हुआ और राणा के सरदारों ने उसके पीछे घोड़े दौड़ा दिए। चारों ओर से हाका करने वालों ने हाका करना शुरू कर दिया, उधर गया है, घोड़ा पीछे दौड़ाओ, सुअर भाग ना पाए। राणा ने देखा सभी सरदारों व शिकारी दल के घोड़े सुअर के पीछे लग गए। उनमें से एक घोड़ा अचानक बिजली की गति से आगे निकला और घोड़े के सवार ने सुअर का पीछा कर उस पर भाला फेंका, जो सुअर की आंतें से बाहर निकलता हुआ सुअर के शरीर से पार हो गया। राणा के मुंह से अचानक निकल पड़ा, शाबाश! आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा कि किसी का भाला सुअर की आंतें निकालकर पार निकल गया हो। घोड़े से उतर पसीना पोंछते सवार ने राणा को झुककर मुजरा किया और वापस घोड़े की पीठ पर जा सवार हुआ। कोई नहीं पहचान सका कि एक हाथ से भाले का वार कर सुअर को धूल छटाने वाला जवान मर्द नहीं, एक औरत है। राणा उसकी वीरता से खुश व प्रभावित होते हुए और उन्हें अपनी सेवा में नियुक्त करते हुए हुक्म दिया कि वे दोनों उनके महल में उनके शयन कक्ष की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। खम्मा अन्नदाता, यह कहकर दोनों ने राणा की चाकरी स्वीकारी। सावन का महीना, रिमझिम फुहारों की बारिश बरस रही थी। नदी नाले भी खल खल कर बह रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा रही। तालाब पानी से भरे हुए और रात भर मेढकों की टर टर आवाजें आ रही। अंधेरी रात्रि और ऊपर से काले काले बादल छाए हुए। बिजली चमके तो आंखें बंद हो जाए। बादल ऐसे गरज रहे जैसे इंद्र गरज कर कह रहा हो कि धरती को इस तरह पीस दूंगा। ऐसे अंधेरी और भयानक पर मनोहरी रात, ऐसी रात जिसमें हाथ को हाथ ना दिखे, जिसमें दोनों राणा के शयन कक्ष में बाहर पहरा दे रहे हो और राणा जी अपने शयन कक्ष में निश्चित होकर रानी के साथ सो रहे थे। दोनों हाथों में नंगी तलवार लिए पहरा दे रहे थे। जैसे ही बिजली चमकती तो टकराने वाले प्रकाश से तलवारें भी अंधेरी काली रात में चमक उठती। आधी रात का वक्त हो चुका था। राणा जी गहरी नींद में सो रहे थे, पर आज पता नहीं क्यों रानी को नींद नहीं आ रही थी। सो वह पलंग पर लेटी लेटी महल की खिड़की से प्रकृति के अद्भुत नजारे देख रही थी। महल के द्वार पर दो राजपूत हाथों में तलवार लिए पहरा देते हुए चौकस हो खड़े थे। इतनी ही देर में उत्तर दिशा से बिजली चमकी, जिसे देख राजपुतानी को याद आई कि यह तो मेरे देश की तरफ से चमकी है, और वह इस बात के याद आते ही विचारों में खो गई। उसके नारी हृदय में विचारों की उथल पुथल मच गई कि आज ऐसे मौसम में सभी स्त्रियां अपने पति के साथ घर में सो रही है और वह खाने कमाने के लिए मर्दाना भेष में तलवार हाथ में पकड़े यहाँ पहरे पर खड़ी है। तभी पपी है कि मधुर आवाज उसने सुनाई दी और सुनते ही उसका नारी हृदय कराह उठा और मन में फिर विचार आने लगा कि वह तो सुहागन होते हुए वियोगन हो गई। पति के पास होते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे वह पति से कोसों दूर है। पति के साथ रहते हुए भी वह वियोगी है। उससे तो पति से दूर रहने वाली वियोगी नारी ही अच्छी। और सोचते सोचते उसका सब्र का बांध टूट गया और सोढ़ा के पास जाकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही दोनों ऐसे कांप गए जैसे उन पर बिजली टूट पड़ी हो। सोढ़ा ने चेताते हुए कहा, राजपुतानी संभल। राजपुतानी सोढ़ा द्वारा चेताने पर अपने आप को एक गहरी निश्वास छोड़ते हुए संभालते हुए बोली, देश पिया घर पार का पी बांधवे रे भेस, जीण जासिया देश में बांधव पीऊ करेस। अपना देश छूट गया और अब परदेश में है। पति पास है पर वह भाई के रूप में है। जब कभी अपने वतन जाएंगे तो पति को पति बनाएंगे। चमकती बिजली की रोशनी में रानी सोए सोए दोनों की पूरी लीला देख रही थी। सुबह होते ही रानी ने राणा जी से कहा कि इन दोनों सोढ़ा राजपूत भाइयों में कोई भेद है, क्योंकि इनमें से एक औरत है। नहीं रानी, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा है तो धोखा करने के जुर्म में इनका सर तोड़ दूंगा, राणा ने कहा। राणा जी, तोड़ने की जरूरत नहीं, जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि इनमें से एक औरत है, रानी ने राणा को जवाब दिया। राणा बोले, रानी भोली बात मत किया करो,
इनकी रोबदार सूरत, इनकी आंखों के तेवर व चेहरे के तेज को देखो, ऐसा तेज किसी मर्द में ही हो सकता है। फिर मैंने तो एक खतरनाक सुअर को एक ही बार में मारते हुए इनकी वीरता को भी देखा है। राणा और रानी में इस बात को लेकर विवाद हुआ और फिर इनकी परीक्षा लेने की बात तय हुई। रानी ने दोनों की परीक्षा लेने की जिम्मेदारी खुद ली और दोनों को अपने कमरे में बुला लिया। साथ ही राणा जी को जाली से छुपकर देखने को कहा। रानी ने चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया और अपनी दासी को चुपचाप बाहर जाने का इशारा कर दिया। दासी रसोई में चली गई। थोड़ी देर में दूध उफनने की बाला था, जिस पर नजर पड़ते ही राजपूतानी तुरंत चिल्ला पड़ी, दूध उफनने वाला है, दूध उफनने वाला है। सुनते ही पास के कक्ष में से रानी बोल पड़ी, बेटी सच बता, तू कौन है और इस भेष में क्यों? मुझसे कुछ भी मत छुपा, सच सच बता। राजपूतानी आंखों पर हाथ दे रानी की गोद में चिपट गई और सोढ़ा की रानी की पूरी बात बताई। राणा जी भी कक्ष से बाहर जाली के पीछे खड़े सब सुन रहे थे। पूरी बात सुनकर राणा जी बड़े खुश हुए और बोले, मैं एक सवार को रुपये देकर तुम्हारे गांव आज ही भेज देता हूँ। वह सेठ धनराज से तुम्हारे कर्ज का पूरा हिसाब कर ब्याज सहित रकम चुका आएगा और तुम यही रहो और अपनी गृहस्थी बसाओ। राणा जी के आगे हाथ जोड़ते हुए सोढ़ा बोला, अन्नदाता का हुक्म सिर माथे, पर अन्नदाता जब तक मैं अपने हाथ से सेठ का कर्ज नहीं चुका देता तब तक शर्मनामा लिखा पत्र नहीं फाड़ सकता। इसलिए मुझे कर्ज चुकाने के लिए स्वयं जाने की इजाजत बख्शे। राणा जी ने सोढ़ा को ब्याज सहित पूरा कर्ज चुकाने व गृहस्थी बसाने लायक धन देकर विदा किया। अब सोढ़ा और राजपूतानी को जब भी उस रात की याद आती, दोनों को बड़ी मीठी लगती। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आपको यह खास बात बता दूं कि गुजरात के लेखक श्री ઝવેરચંદ મેઘાણી ने अपनी पुस्तक सौराष्ट्रनी रसधार में ऐसी ही एक कहानी का उल्लेख किया है और ऐसी ही कहानी गुजरात में भी बनी है जो एकदम सत्य घटना है और लोक कथा के रूप में अपनी पुस्तक में उन्होंने स्थान दिया है।